एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य गोयल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ्स लॉ इलेक्ट्रिकल सर्किट पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। और उसके पहले एक जो चीज़ आपकी रह गई थी पिछले लेक्चर्स में, वो ये कि एप्लीकेशन हम लोग देख रहे थे पोटेंशियोमीटर का कि क्या उनके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन जो था यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, या यूँ कही एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूज ही बेटर रहेगा वर्ड ज़्यादा। ये था आपका यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसमें जो पहला जो यूज था वो था कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द टू इलेक्ट्रिक सेल, जो कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम लोग बात करेंगे इसका डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ पे प्राइमरी सेल की बात कर रहे हैं, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, determination of internal resistance, internal resistance of the primary cell, हम इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी अपने प्राइमरी सेल का, वो हम देखेंगे। उसके पहले एक आप जो सर्किट अरेंजमेंट पिछले लेक्चर्स में देखा था, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स के लिए, सेम वैसा ही रहना है। बस यहाँ पे आपको जो एक दूसरे मतलब दूसरे वाले ईएमएफ को रिप्लेस कर देना है विद द पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा अपनी 12th की क्लासेस में। ये जस्ट आपका क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स होता है, या यूँ कहिए जिसमें कि हमें नॉन रजिस्टर की वैल्यू हम उसमें फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो हमें पता होती है, नॉन होती है, और जस्ट हम उसका क्या कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये सब सिंपल सा आपका क्या रहता था, कॉइल कुछ इस तरीके के, और ये पॉजिटिव में है तो शो करंट आपकी इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, देन इस तरीके से आपका होगा। और यहाँ पे एक स्केल लगी रहती है जिसमें कि आप मेजर करते हैं किसका, वो फाइंड आउट करते हैं जॉकी को स्लाइड करके इस बार पे कि आपका नल पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है इन डिफरेंट केसेस में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपका रहता था, आपने जब एप्लीकेशन वाला पार्ट देखा था तो उसमें आपके पास दो सेल लगी थी, बट इस केस में आपके पास एक ही सेल है। और वहाँ पे हम लोग इस बार पोस्ट ऑफिस बॉक्स कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक और की रहेगी जिसे हम K2 नाम दे दें। ऑलरेडी यहाँ पे K1 की हम यहाँ पे अटैच कर चुके हैं, ये आपका रियोस्टेट है। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी का ईएमएफ अगर हम कह ले E है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इसे डॉटेड बॉक्स में बना के दिखाते हैं, हमने आपको पहले लेक्चर वाले में बताया था ये चीज। और ये क्या है आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, ये की है K2, और ये आपका जो बॉक्स है वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है कि ये रजिस्टर का अरेंजमेंट होता है जिसमें कि आप नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इसमें अटैच करते हैं, और ये आपका K2 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हम इस पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से, इसके हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आपके किसी भी ईएमएफ के किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसमें हम जैसे पिछले एप्लीकेशन में देखा था, दो केस देखा था, जब आप मतलब कि K1 और K2 क्लोज था तब देखा था, K3 जब क्लोज था तब देखा था। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे आपके फर्स्ट केस में हम बात करें तो ये आपका फर्स्ट केस क्या है। इन फर्स्ट केस में आपका क्या है, K1 क्लोज्ड है और K2 ओपन है। ठीक है, उस केस में क्या हो जाना है, ये बैटरी से ये करंट फ्लो करेगी, और साथ ही साथ तो एक चीज और यहाँ पे रह गई थी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होगा जो कि आपका डिफ्लेक्शन बता रहा होगा। और एक्चुअली ये गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट भी आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपको देखना है कि एक यहाँ पे शंट कनेक्टेड होगा, और ये आपका जॉकी होगा
जो कि इस बार भी आप स्लाइड करेंगे तो आपको कहीं पे पॉइंट मिलना है, क्या एल लेंथ के लिए पॉइंट मिलना है, जहाँ पे पॉइंट नल पॉइंट होगा, और उस केस में आपका जो ईएमएफ हो गया वो के टाइम्स ऑफ यल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम जो पोटेंशियल ग्रेडियंट मान के चल रहे हैं, जो आपका पोटेंशियोमीटर वायर में लगा हुआ है, जो पोटेंशियोमीटर में वायर लगा हुआ है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो, वो क्या है, की है, कैपिटल की है। तो अब यहाँ पे आपका जॉकी जो हम स्लाइड करेंगे किसका के केस में, जब आपका K1 क्लोज्ड है, दैट मीन्स आपका करंट इसमें फ्लो करेगा इस वायर में, और आपका K2 ओपन है, इट मीन्स आपका ये टर्मिनल ओपन रहेगा। तो इस वाले टर्मिनल की मतलब यहाँ पे जॉकी में जो भी नल पॉइंट आएगा वो ड्यू टू इस सेल की वजह से आएगा, और यहाँ पे जो भी जिसके लिए मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो इक्वल होगा वो ईएमएफ ऑफ अ सेल के इक्वल होगा। दैट मीन्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इस केस में आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ L1। अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि L1 लेंथ के लिए आपको क्या मिलता है, यहाँ पे नल पॉइंट मिलता है जब आपका K2 क्या है, ओपन है, तब उस केस में आपका ईएमएफ किसके इक्वल हो जाना है, के टाइम्स ऑफ L1। ठीक है, बट सेकेंड केस आपका लेके हम चलते हैं कि सेकेंड केस में आपका क्या है कि K1 क्या है, क्लोज्ड है, ये तो आपका दोनों केस में रहेगा क्लोज्ड, एंड इस टाइम में क्या है, K2 भी क्लोज्ड है, K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज्ड। उस केस में हम ये डायरेक्ट लिखे K1 and K2 are closed। उस केस में क्या हो जाना है, उस केस में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट मीन्स आपका K2 क्लोज है, तो इस केस में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस रजिस्टर के क्रॉस जो आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इक्वल हो जाएगा के टाइम्स ऑफ सम टाइम्स ऑफ लेंथ, और ये जो है वो आपका अगर हम V ले लेते हैं तो वो के टाइम्स ऑफ L2 हो जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, L2 किस केस में, जब आपका K2 क्लोज्ड है उस केस में आपको वहां पे नल पॉइंट मिल रहा है, और जब ओपन है तब आपको L1 लेंथ पे नल पॉइंट मिल रहा है। अब हम फ्रॉम 1 एंड 2 से देखें तो हमारे पास क्या मिल जाना है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव E by V इक्वल्स टू L1 by L2। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिल गया। ठीक है, अब ये चीज आप रखे रहिए, और पहले लेक्चर में आपने जिन्होंने नहीं देखा है वो एक्चुअली अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वीडियोस, तो आप क्या करेंगे, आप पहले लेक्चर्स को देखेंगे तो वहाँ पे हमने आपको रिलेशनशिप बताई थी एमंग इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल के बीच में। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो आपका ईएमएफ ऑफ अ सेल है वो दिया जाना है विद द रिलेशन V प्लस आई आर। यहाँ पे R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, और I आपका क्या है, और इस केस में यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आपको R मिल जाएगा। एक्चुअली इस I को आप लिख सकते हैं यहाँ से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जानी है E बाई V माइनस 1 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, एक्चुअली आपका जो I है वो क्या है, V बाई आर। तो यहाँ से V बाई आर की वैल्यू रखने के बाद आपको V से डिवाइड कर लीजिए तो ये रिलेशन मिल जाएगा। तो ये रिलेशन अगर हम 3 कह दें और ये आपका 4 कह दें, ये रिलेशन, तो आपको अभी ये आपके पास हो गया 3 और 4। अब आपको 3 और 4 से क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 3 एंड 4 जस्ट E बाई V की जगह पे क्या रख दीजिए, L1 बाई L2 रख दीजिए, देन वी विल गेट R इक्वल्स टू कैपिटल R L1 बाई L2 माइनस 1। ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाना है। देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे जब K1 क्लोज्ड और K2 ओपन है तो E टाइम्स इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ L1 मिल जाएगा, और इस केस में आपको K टाइम्स ऑफ L2 मिल जाएगा। दोनों को डिवाइड किया और ये रिलेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, तो अब इस केस में आप E बाई V की जगह पे L1 बाई L2 रख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन, जो सेकेंड एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का, वो कंप्लीट हुआ, और इस तरीके से आपका किरचॉफ्स लॉ इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम लोग इस पे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल देखेंगे कि इस तरीके से प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। हाँ, तो आइए हम लोग कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं किरचॉफ्स लॉ इलेक्ट्रिकल सर्किट पे बेस्ड, उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं वो जो कि आपका पीजीटी 2004 में आया हुआ है, और वो क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल is found to be 3 volt when it is connected to an external resistance equal to its internal resistance. The EMF of the cell is।
अब ये केस आपको याद होगा, जब हम पहला लेक्चर कर रहे होंगे हम लोग, तो उसमें आपको हमने बताया था कि अगर आपका कोई ईएमएफ आपका इससे है, और ये चीज़ एक्चुअली आप क्या कहते हैं कि उससे भी देख सकते हैं कि उस क्या कहते हैं कि आपका यहाँ पे कोई आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हुआ करता था, और ये की और फिर देन और यहाँ पे इस तरीके का। अब इसमें आपने एक्सप्रेशन, आप इसमें अगर किरचॉफ लॉ भी अप्लाई करेंगे तब भी आपको वो रिलेशन मिल सकता है जो अभी हमने जस्ट पहले यूजेस में लिखा था। और कौन सा रिलेशन, वो आपका कुछ इस तरीके से था, E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। अब आप किरचॉफ लॉ भी लगाएंगे तब भी आपको यही चीज मिल जाएगा, E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, हियर R इक्वल्स टू कैपिटल R, ठीक है। और आपको पता है V इक्वल्स टू कितना, आई आर। इसमें हमें क्या बताना है, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज, और ठीक है। और यहाँ पे आई आर, तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं आई को V बाई आर से। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इससे यूज करें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, v कॉमन ले ले तो 1 प्लस वी बाई, v कॉमन ले लिया ना आपने, एक्चुअली ये प्रूफ भी कर देते हैं, चलिए मैं स्टेप लिख दी तो फिर करता हूँ। तो यहाँ पे आपका v हो जाएगा प्लस v बाई आर इंटू आर, देन आपका v कॉमन हो जाएगा 1 प्लस आर बाई कैपिटल आर, और यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो देखिए तो क्या आता है आपका, ई बाई वी माइनस 1 इक्वल्स टू आर बाई कैपिटल आर, ठीक है। ये आपका रिलेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ ये इतने। अब यहाँ पे आप इन्होंने दे क्या रखा है, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो यहाँ पे अगर आप रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, then this will imply e by v minus 1 equals to 1, क्योंकि r by आपका 1 दिया हुआ है, सॉरी r के इक्वल दिया हुआ है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, तो e by v हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन्होंने दे रखा है, एंड गिवन हियर v इक्वल्स टू कितना 3 वोल्ट, ठीक है। तो आपका जो e आ जाएगा वो हो जाएगा, दैट इज आपका जो e हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3 वोल्ट, दैट मीन्स यहाँ पे आपका 6 वोल्ट। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जस्ट यही चीज है ना, आपको जस्ट केयरफुली चीजों को पढ़नी है और इसको समझना है, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे जस्ट कि नहीं हमें प्रॉब्लम आती है हम लोग कर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रहेगा, आपने प्रैक्टिस की रही होगी तभी आप कर पाएंगे एग्जाम में। एक बार फिर से देख लीजिए, जस्ट इन्होंने क्या दिया था यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया था, और आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वल है, और एक चीज जो रिलेशन है वो आपको पता है, और यहाँ पे आपने जस्ट ये सब्स्टिट्यूट किया, आपको ये रिलेशन पता है, तो यहाँ पे आपने रखा और जस्ट ये आपने सिंपल सी कैलकुलेशन करके ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये 6 वोल्ट आया, आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं इस पे बेस्ड। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इस पे बेस्ड बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती हैं, और काफ़ी केयरफुली हमें इसे समझना होता है, चाहे वो पोटेंशियोमीटर की हो, मीटर बेस की हो, और इस पे हो। काफ़ी सिंपल है, बट इस पर अगर हम केयरफुली उसे पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी कर पाएंगे। और हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो इसका क्या है, जो कि आपको पीजीटी 2005 में आया हुआ है, और हमने ये प्रॉब्लम ली है आपके पोटेंशियोमीटर पे। इन्होंने क्या कहा, द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 1 मीटर एंड इट्स रेजिस्टेंस 4 ओम, 4 ohm current of 5 milliampere is flowing in it if an unknown source of EMF is balanced on 40 centimeter length of this wire, the EMF of the source will be। आपका वही पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट वाला जो है आपके माइंड में आना चाहिए फिगर उसका। एक्चुअली ये सब चीज़ें इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तब आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली जस्ट कभी कभी फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ हटके रहता है, तब आप कर पाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ थी जो कि आपने वहाँ पे देखा था कि आपके पास एक बैटरी कनेक्ट रहा करती थी, और यहाँ पे आपका उसके बाद ये रेजिस्टेंस रियास्टर रहता था, और देन वैसे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट देख लीजिए बैटरी रहती थी, एंड देन ये आपका कुछ इस तरीके से वायर रहता था, और यहाँ पे इसकी कैपिटल लेंथ एल हुआ करती थी, जो इस केस में आप क्या दिया हुआ है 5 मिली, वायर इज 1 मीटर, 1 मीटर दिया हुआ है इन्होंने, या हम यूँ कह लें 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर कह लें, तो ये 1 मीटर इन्होंने दे रखा है। ये पॉइंट आपका ए बी है, तो इसे हम बी डैश कह लें, चूंकि बैटरी है। तो यहाँ पे आपका जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या दे रखा है,
यहाँ पे जॉकी मान लीजिए होगा कहीं पे, तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 आएगा इस केस में। तो वो बैलेंसिंग पॉइंट जो इन्होंने दे रखा है वो कहाँ पे है, यहाँ पे हियर AC इज गिवन, जो कि आपका बैलेंसिंग पॉइंट के लिए कितना दिया हुआ है इन्होंने 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और जो आपका लेंथ ऑफ द वायर है वो कितना है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज हम आपको यहाँ पे जो बताए थे पोटेंशियोमीटर बताते समय, वहां पे हमने आपको एक टर्म बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका क्या होता है, सिंपल सा क्या कहते हैं कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के लिए। तो पर यूनिट अगर लेंथ हमें निकालना है तो दैट मीन्स आपने बताया था K इक्वल्स टू V/L। पोटेंशियल अगर ड्रॉप आपका इतना दिया हुआ है V, तो आपका उसका जो टोटल लेंथ है उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें वो पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाता है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है वो कितना दिया हुआ है, द EMF ऑफ द सेल इफ एन अननोन सोर्स ऑफ EMF इज बैलेंस्ड एट दिस पॉइंट, देन आपको बताना है। तो यहाँ पे V की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, तो V आप सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपका क्या होगा V इक्वल्स टू IR। ठीक है, और ये कैपिटल L। अब IR कितना है, I मीन्स आपका 5 एम्पियर इन्होंने दे रखा है, तो 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और क्या कहते हैं कि फिर दिन R कितना है आपका 4 ओम है। और ये 1 मीटर ही रखे, तब चूंकि हमें 100 में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिली एम्पियर में रहता तो ये 1 मीटर हो गया। तो इस तरीके से जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आया वो कितना आया 20 इंटू 10⁻³ हो गया। तो ये कितना वोल्ट पर मीटर कह लीजिए, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया 20 इंटू 10⁻³ क्या कहते हैं वोल्ट पर मीटर। ये आपके पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है बैलेंसिंग पॉइंट पे क्या हो जाता है, जस्ट सिंपल सा एक्सप्रेशन आपको याद होगा, इक्वल्स टू कितना K टाइम्स L आता है। और ये आपका क्या है इस केस में 40 सेंटीमीटर है, ये चीज दी हुई, यही तो आपका L है जिस पॉइंट पे बैलेंसिंग पॉइंट आता था। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने निकाल रखा है, तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू क्या है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख ले, 40 इंटू 10⁻² मीटर। ये आपका हो जाएगा 4 to 8 800 हो जाएगा। और ये 10⁻² है तो ये कैंसिल आउट हुआ, और 10⁻³ तो ये आपका आ गया 8 इंटू 10⁻³ वोल्ट, या यूँ कहें कि 8 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका EMF ऑफ द सेल आ गया। सिंपल सा रिलेशन है, ध्यान रखना था आपको, जस्ट आप इसको प्रॉब्लम को कर पाए। बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट था निकालना, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना था। तो इसी तरीके से ढेर सारी प्रॉब्लम आपको इस पे बेस्ड मिलेगी। आइए कुछ और इसी पे बेस्ड और प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो कि आपको पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड, और वो कुछ इस तरीके से था कि इन द जो कि आपका PGT 2010 में आया हुआ है, इसमें इन्होंने कहा कि इन द गिवन सर्किट फॉर द बैलेंस पॉइंट्स टू बी अराउंड C, द वोल्टेज ऑफ E मस्ट बी बिटवीन, आपका इस सेल का वोल्टेज किस रेंज में लाई करेगा जब आपके पास AB अगर 100 सेंटीमीटर हो, BC क्या हो आपका 35 सेंटीमीटर हो। ओके, आपका यहाँ पे इन्होंने दे क्या रखा हुआ है, इन्होंने दे रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दी रखी है, ये है इन्होंने दे रखी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो लेंथ है वो कितनी है 350 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर। ठीक है, BC इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और तब ये कितना हो गया 100 - 35 आपका कितना हो गया 65 हो गया। ठीक है, यही कुछ हुआ 65 + 70, हाँ ये उतना हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन को देखना है किस तरीके से ये कर पाएंगे। तो सबसे पहले चीज वही बात जो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर हमें EMF निकालना होता है तो जस्ट क्या निकालते हैं, पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया करते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए जस्ट आपको पता है कितना होना है, आपका पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे बैटरी कितनी की लगी हुई है V/L। तो यहाँ पे V कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में कहिए, तो चाहे आप यूँ इसे लिख सकते हैं, आप ये यही रहने दीजिए 2 वोल्ट पर मीटर ही रहने दीजिए, या फिर आप उसे कर सकते हैं। तो चलिए 2 वोल्ट पर मीटर या 0.02 पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट पर मीटर। चलिए ये लिख दिया। ठीक है, अब इन्होंने रेंज पूछी हुई है कब, अराउंड विदिन ±5 सेंटीमीटर के।
अराउंड। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लेते हैं जिसे नाम दे देते हैं C1 और दूसरा पॉइंट चूज कर लेते हैं जिसे नाम देते हैं C2। तो अब ये C के ±5 है। तो अब राइट साइड अगर हम ओरिजिन के हिसाब से, जैसे कि आपका है ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, उस हिसाब से हम यहाँ पे पॉजिटिव ले ले, तो यहाँ पे अगर ये 5 सेंटीमीटर हुआ तब आपका AC1 क्या हुआ। नाउ एट C1 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, AC1 की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आपका कितना है 65 सेंटीमीटर है। तो 65 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो E1 की वैल्यूज क्या हो जाएगी, E1 क्या होता है जस्ट आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, और लेंथ किसकी यहाँ पे AC1 की हो जाएगी, AC1 की लेंथ। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आया कितना है 2 वोल्ट पर मीटर और मल्टीप्लाई बाय 70 सेंटीमीटर, दैट इज ये आपका कितना 0.7 मीटर। तो ये आपका कितना हो गया 1.4 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपकी आ गई इस केस में 70 ये था, तो और इसके बाद ये आ गया 1.4। ठीक है, ये तो बात हो गई E1 की। लेकिन अगर हम बात करें C2 की, तो C2 के केस में कितना हो जाना है, तो C2 एक्चुअली आपका जो C2 एट पॉइंट C2 पे क्या हो जाएगा, एट C2 पे जो AC2 की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ये जैसा आपका 65 है तो 5 लेस किया तो ये कितना हो जाएगा सिंपल सा 60 सेंटीमीटर। तो आपका जो E2 हो जाएगा दैट मीन्स जो इसके लिए वैल्यूज हो जाएगी, ऑफकोर्स ये आपका E से कम होगा तो हमें रेंज ही तो बतानी है। तो ये E2 क्या हो जाएगा, जैसे सिंपल आपका K तो वही रहेगा और ये C2 कहें या L2 कह ले, लेंथ आपकी वेरी कर गई। तो ये कितना हुआ 2 वोल्ट पर मीटर और ये डिस्टेंस मीटर में कितनी हो गई 60 मीटर। तो ये आपका कितना आ गया 1.2 वोल्ट। तो ये रेंज आपकी आ गई E2 की। ठीक है, और आपका ई एग्जैक्ट कितना होना है, ई एग्जैक्ट आपका आएगा इस केस में इस केस में ई कितना आएगा एग्जैक्ट, ई आपका आ जाएगा, ई आ जाएगा सिंपल सा की, और बैलेंसिंग पॉइंट के लिए लेंथ क्या है यल, और यल क्या है, इन्होंने सी को बैलेंसिंग पॉइंट कहा है, बैलेंस पॉइंट टू बी अराउंड सी, तो ये सी को बैलेंस पॉइंट कहते हैं। तो ये 65 सेंटीमीटर है, तो 65 सेंटीमीटर एक्चुअली हम वोल्ट पर मीटर में लिखेंगे, तो ये से हम 65 ना लिख करके ये लिख देते हैं। अच्छा हाँ दिख रहा है, ये कितना हो गया 0.65 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 वोल्ट पर मीटर। तो ये आपका आ गया 2510 263, तो ये 1.3 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो जो कि आपका ई है। ठीक है, एक्चुअली ये आपका ई आ गया कुछ 1.3 वोल्ट, E1 आ गया 1.4 वोल्ट और E2 आ गया आपका 1.2 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से ये बात तो क्लियर हो रही है ना कि आपका जो इन बिटवीन की वैल्यूज है ये चीज तो वेरीफाई हो रही है, जो आपका आंसर आया है उससे। ठीक है, 1.3 आपका 1.2 से बड़ा है, 1.4 से लेस है, ये आपका इस रेंज में जो भी होगा बैलेंसिंग मतलब सेल का ईएमएफ होगा वो इस रेंज में होगा, ये बात तो ठीक है। बशर्ते ही आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे वो चीज नहीं दिया हुआ है, मीन्स आपका आना चाहिए कितना 1.2 टू 1.4 आना चाहिए, बट इस केस में आपका यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ है। और 1. अब ये कुछ था 1.4 तक, बट 1.1 तक ही है, तो ऑप्शन नहीं दिया हो। बट अगर आपने किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देखा होगा तो देखा होगा उन्होंने शायद किसी एक ऑप्शन को राइट माना है, और जस्ट उन्होंने ये डिस्टेंस शायद 65 या कुछ इस तरीके से लिया था, शायद उन्होंने 65 लिया था, यहाँ पे 1 पॉइंट कितना था 4 था ऑप्शन में, और उन्होंने इसको करेक्ट किया था और जस्ट ये C2 को 65 ले लिया था। बट ऐसा नहीं होगा, आपका ये ऑप्शन जो है इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं है करेक्ट, तो आप देख लीजिएगा। बशर्ते हमारा इस क्वेश्चन को यहाँ पे बताने का यही पर्पज था कि आप फिजिक्स जानते रहिए। समटाइम्स क्या होता है क्वेश्चंस आपके ऑप्शंस रेयर ही होता है, ये केस नहीं मैच करते, तो उस केस में आपको जस्ट अगर चीज़ें समझी हैं आपने तो आप जस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ जाएंगे हम लोग कि कितना अप्रोप्रिएट है। तो अगर हम ये देखिए ये वाला अगर ऑप्शन है ये भी है, तो अब ये दोनों ही करीब करीब अप्रोप्रिएट आंसर में से कह सकते हैं आप। तो अब ये जो नियरेस्ट क्लोजेस्ट होगा वो आप ऑप्शन टिक करेंगे।
तो बेसिकली इसका जो मेन मतलब फंडामेंटल हुआ किस तरीके से हमें करना है वो आप सीखे रहिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या कहते हैं कि जो आपको अप्रोप्रिएट लगे तो उसको कर जाइएगा। और साथ ही साथ अगर आप जो किसी भी क्वेश्चन बैंक को लेकर के आप पढ़ रहे हैं, सॉल्व है भले ही, लेकिन आप उसे समझिए। तब ऐसे नहीं जस्ट आप मदद कर रहे हैं, जस्ट आप जो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप जैसे लर्न कर लेंगे और एग्जाम में जाकर के वो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। तो ये आज के लिए इतना ही। हम लोग बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स अभी इस चैनल पे नए हैं वो आप अगर जीआईसी लेक्चर फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में मोबाइल नंबर में आप कांटेक्ट करिए और जल्दी से जल्दी आप एडमिशन लीजिए। और जो भी आप हेल्प चाहते हैं उसको और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।